स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास आपको फ़ाइल कराने ही होते हैं, उन सभी को फ़ाइल कराने की आपको ज़रूरत होती है। ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें खासकर पहला जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरा है प्रॉस्पेक्टस। तो आज हम स्टडी करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इसको शॉर्ट में MOA भी कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो किसी भी कंपनी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी कहा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इसे कंपनी के कानून की तरह मतलब माना जाता है। जैसे चार्टर एक्ट आते थे भारत में, बहुत से चार्टर एक्ट आते थे, उसी तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किसी भी कंपनी का चार्टर कहा जाता है। इसमें जनरली होता क्या है कि इट कंटेन द ऑल द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी का जितना भी पावर और कंपनी की जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका मेंशन किस में होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। इट आल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। मतलब ये डिस्क्राइब करने का काम करता है कि कंपनी के डिफरेंट जो ऑपरेशंस हो रहे हैं या कंपनी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है उनका आखिर स्कोप क्या है। इट कैन बी अल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कंपनी एक्ट रेगुलेशन। इट्स अल्टरेशन मतलब इसमें अगर आपको कोई भी बदलाव करना है तो कंपनी एक्ट में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके तहत इसमें केवल चेंजेस किए जा सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा टू नो द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ अ कंपनीज डीलिंग। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो आउटसाइडर को जनरली आउटसाइडर के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही वर्क करता है या आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने का काम करता है। आउटसाइडर मतलब जो कंपनी के इन्वेस्टर हैं, जो कंपनी में सप्लायर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, ये सबको कि टू नो द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ अ कंपनीज डीलिंग। इट हैज़ आल्सो एज द डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। से कंपनी का डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ MOA। ध्यान दीजिएगा कि अब हम पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ MOA। तो कंटेंट ऑफ MOA में जो पहला क्लाज आता है वो नेम क्लाज आता है, दूसरा क्लाज आता है सिचुएशन या डोमिसाइल क्लाज आता है, तीसरा आता है ऑब्जेक्ट्स क्लाज आता है, चौथा आता है लाइबिलिटी क्लाज, पांचवा है आपका कैपिटल क्लाज और छठवां है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लाज। ये 6 क्लाज होते हैं MOA में और इन्हीं की बारी बारी से हम स्टडी करेंगे। तो चलो बच्चों, नेम क्लास पहला जो आपका टॉपिक है कि इसका जो पहला MOA का कंटेन होता है वो क्या होता है, नेम क्लास। दिस क्लास कंटेन द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। जनरली इस क्लास में क्या होता है, इस कंपनी में कंपनी का पूरा नाम इसमें दिया गया होता है। कंपनी कैन चूज एनी नेम सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कंपनी अपना नाम कुछ भी रख सकती है, लेकिन नाम को रखते समय काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो पहली रिस्ट्रिक्शंस आपकी कंपनी के लिए लगी हुई है कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके लास्ट में लिमिटेड वर्ड ज़रूर लगा होना चाहिए ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ भाई ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तब उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा रहना चाहिए। ये पहला हुआ। इसके बाद जो दूसरा है वो है कंपनी का जो नाम है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मतलब वो अदर कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। इससे लोगों में भ्रम आ जाएगा और हो सकता है कि वो आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हों, वो किसी दूसरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दें। हाँ, इसलिए
कंपनी का नाम किसी अदर कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या उस कंपनी की अच्छी खासी गुडविल है, आप उन्हें उससे मिलता जुलता नाम रख दिया अपना भी, तो लोग आपको समझ लेंगे, सोचेंगे कि ये उसी कंपनी का एक ब्रांच है, और आपके भी इन्वेस्ट कर देंगे अच्छा खासा, या आप उसकी गुडविल का यूज कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए आपका नाम किसी दूसरे कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, उसके समान नहीं होना चाहिए। द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव, नाम में कोऑपरेटिव वर्ड नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाया गया है कि कोऑपरेटिव एसोसिएशन जो है वॉलंटरी एसोसिएशन है, इच्छा के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जबकि ये कंपनी है, इस पर कंपनी एक्ट लगता है। अब कोऑपरेटिव अगर वर्ड लगा हुआ है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह डील हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको भ्रम हो सकता है। चौथा पॉइंट है कि द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक द कंपनी विथ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मीन्स कंपनी के नाम में कुछ ऐसे वर्ड भी यूज नहीं करने चाहिए जिससे कि लगे कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे कुछ इंडिया टाइप का यूज कर ले, या जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इस तरीके की कुछ कंपनी है, इंडियन ऑयल, इंडियन गैस, तो इस तरीके का अगर कंपनी में नाम यूज करेंगे तो लोगों को लगेगा अरे ये तो गवर्नमेंट कंपनी है। तो वैसा नाम अगर आप यूज कर देंगे या स्टेट से रिलेटेड नाम को यूज करेंगे तो स्टेट की कंपनी मानी जाएगी, तो इस तरीके का नाम आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब होता है कि भाई अल्टरेशन ऑफ नेम क्लाज, मतलब नेम क्लाज में चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं। तो एक कंपनी, कोई भी कंपनी अपने नेम क्लाज में चेंजेस कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे करना क्या पड़ेगा, उसे एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटन अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब स्पेशल रेजुलेशन क्या होता है, तो स्पेशल रेजुलेशन वो रेजुलेशन होता है जो कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उस शेयर होल्डर्स का उसमें 75% या उससे ज़्यादा लोगों का कंसेंट आता है, तो वो स्पेशल रेजुलेशन होना चाहिए, होता है। मतलब आप चेंज करना चाहते हैं तो मेंबर्स को बताएंगे, और मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी के, कंपनी ओनर्स को बताएंगे, ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कम से कम 75% लोगों की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कम से कम 75% मत आपके फेवर में पड़ रहा है तभी नाम में चेंज हो पाएगा, अदरवाइज चेंज नहीं हो पाएगा। दूसरा जो क्लाज आता है वो है आपका सिचुएशन क्लाज या डोमिसाइल क्लाज। तो सिचुएशन क्लाज के बारे में देखते हैं कि ये काज एक ऐसा काज है, सिचुएशन वर्ड से स्टार्ट है कि कहाँ कहाँ सिचुएटेड है कंपनी। ये क्लास जो होता है बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस पर्टिकुलर स्टेट में है, ये नोटिफाई करने का काम करता है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज, ये ज़रूरत होती है क्योंकि कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी टू बी सिचुएटेड। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज अ कंपनी गेट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट ओनली, मतलब इसमें उस स्टेट का नाम होता है जहाँ पे कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस होती है। ऐसा इसलिए आवश्यक भी होता है क्योंकि कंपनी किसी पर्टिकुलर केवल स्टेट के नाम से ही रजिस्टर्ड होती है, उसका प्लेस में स्टेट का नाम दिया जाता है। बाकी तो कंटेंट में हम लिख देते हैं, जब पूरा का पूरा पता लिखा जाता है, एक आपको बताया होगा इनकॉर्पोरेशन स्टेज में, तो पूरा का पूरा पता वगैरह तो वहीं दे दिया जाता है। तो सिचुएशन क्लास जो होता है, सिचुएशन क्लास में उस स्टेट का नाम लिखा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है, इसकी पता लग जाता है कि कंपनी का जो ऑफिस है वो किस स्टेट में है। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्लेस्ड वेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कंपनी के जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखे जाते हैं, लाइक MOA, लाइक AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या प्रोस्पेक्टस। कंपनी का कुछ भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सभी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखा जाता है। अ कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, हर एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना मस्ट है। व्हेन इट स्टार्ट्स, जब वो स्टार्ट करती है अपनी बिजनेस एक्टिविटी, और विद इन 30 डेज ऑफ इट रजिस्ट्रेशन, या उसके रजिस्ट्रेशन के 30 डे, इन दोनों में जो भी दिन पहले होगा उतने दिन में आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कोई ना कोई बनाना पड़ेगा किसी स्टेट में, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए कि अ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट है और कंपनी को इसे बनाना ही पड़ेगा किसी पर्टिकुलर स्टेट में। हाँ,
या तो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करता है उस दिन ही रजिस्टर्ड ऑफिस बना ले तब तक, या जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के भीतर या 30 दिन का समय आपके पास रहता है, दोनों में से जो पहले हो उसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस एक्टिविटी 30 दिन के पहले स्टार्ट कर लेते हैं, तो पहले ही बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए, तो बिजनेस एक्टिविटी आप स्टार्ट कर दिए तो तब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कोई ना कोई डिसाइड आपको कर लेना पड़ेगा और उसे एमओए में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ये है। अब अल्टरेशन ऑफ सिचुएशन क्लाज, इसमें कैसे चेंजेस हो सकते हैं, तो अल्टरेशन ऑफ सिचुएशन क्लाज हम देखते हैं। पहला कि बाय पासिंग ए स्पेशल रेजुलेशन एंड बाय ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ बोथ द स्टेट्स। इसके लिए आपको, अगर आपको क्या करना है, एक स्टेट से अपनी ऑफिस दूसरे स्टेट में ले जाना है। अपनी ऑफिस को क्या करना है, इसमें 3 केस आते हैं कि एक, अगर आप स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना चाहते हैं तो आपको दोनों स्टेट के आपको एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा और दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार से आपको सैंक्शन लेटर पाना होगा, तभी आप ऐसा अपना चेंज कर सकते हैं। अपनी ऑफिस महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं या उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र ऑफिस ले जाना है तो हमें दोनों स्टेट के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्या पाना पड़ेगा, सैंक्शन लेटर पाना पड़ेगा और इसके लिए हमें स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। दूसरा है, अगर हम एक ही स्टेट में अपना ऑफिस एक टाउन से दूसरे टाउन में चेंज करना चाहते हैं, मतलब यूपी में इलाहाबाद से हम लखनऊ में अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं, ऐसे भी केस में हमें स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। कैसे केस में अगर हम स्पेशल रेजुलेशन पास करते हैं तो हम आसानी से अपना शिफ्ट कर सकते हैं एक ही स्टेट में, विद इन ए स्टेट केवल स्पेशल रेजुलेशन पास कर लें, हमें दोनों रजिस्ट्रार वगैरह के सैंक्शन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम एक ही टाउन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपनी ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे केस में हम केवल एक ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करते हैं। ऑर्डिनरी रेजुलेशन की बात आती है तो ये रेजुलेशन वो रेजुलेशन होता है जिसके लिए 50% शेयर होल्डर्स या 50% से ज़्यादा 50% मिनिमम 50% शेयर होल्डर्स के कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे ऑर्डिनरी रेजुलेशन माना जाता है। इसके बाद जो तीसरा क्लास कंपनी का आता है वो होता है ऑब्जेक्ट क्लास। वो क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास कंपनी का माना जाता है क्योंकि इसमें कंपनी के प्राइमरी प्रिंसिपल्स, सेकेंडरी प्रिंसिपल्स, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रिंसिपल्स नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या इस्टेब्लिश करने का और कंपनी के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के मेंशन होते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं। जनरली जानते हैं कि हर एक कंपनी का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। जैसे पहला प्राइमरी का है कि हम भाई पहला प्रॉफिट कमाना, मेन ऑब्जेक्टिव, और सेकेंडरी है कि वेलफेयर भी, सोशल वेलफेयर भी करना, लोगों को रोज़गार देना, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इको एटमॉस्फियर बनाना, ये तरीके की हम प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास में हम यही सब ध्यान देते हैं। दिस क्लास डिफाइंस द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, मतलब ये कंपनी के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनके स्कोप और लिमिटेशन को डिफाइन करने का काम करता है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड एंड स्टेटेड कीपिंग इन द माइंड द फॉलोइंग कंडीशन। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डिसाइड करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उस बातों में पहला जो बात है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी मस्ट बी लीगल, कंपनी के ऑब्जेक्ट लीगल होने चाहिए। दूसरे, द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ,
माने कोई भी कानून है, उसका कोई भी प्रोविज़न है, किसी भी कानून का कोई भी प्रोविज़न के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। मतलब आपका ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हो जो किसी कानून जो कि पहले से सेट है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कुछ ऐसा बना दिए अपना ऑब्जेक्ट जो कि उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, उसका अगेंस्ट में आपने कुछ बना दिया, वो नहीं माना जाएगा, वो इलीगल एक्टिविटी में आ जाएगा। द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इमोरल, ऑब्जेक्ट इमोरल नहीं होने चाहिए, वो मोरल लिए होना चाहिए। अब इसमें अल्टरेशन कैसे कर सकते हैं? तो अल्टरेशन करने के लिए, इसके लिए कंपनी को एक स्पेशल, अगर कंपनी इसमें अल्टरेशन करना चाहती है तो कंपनी को स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, और कंपनी लॉ बोर्ड बना हुआ होता है, उसकी परमिशन रिक्वायरमेंट होती है इसमें। अगला जो क्लास है कंपनी का वो है लाइबिलिटी क्लास। तो लाइबिलिटी क्लास को हम देखते हैं कि लाइबिलिटी क्लास क्या होता है। लाइबिलिटी क्लास में हम दिस क्लास डिफाइन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जनरली बस इतने से ही पता लग जाता है कि ये कंपनी के लाइबिलिटी वर्ड से ही ये कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी डिसाइड करने का काम करता है। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स कंपनी है, उस केस में हमने कहा भी था एक लिमिटेड बाई शेयर्स होते हैं, गारंटी बाई शेयर्स कंपनी का होते हैं। तो एक अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, उस केस में मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है उसके कहाँ तक होती है, जहाँ तक उसने पैसा नहीं दिया है, अनपेड अमाउंट, उसने जो भी शेयर होल्ड किया है, उसने जो भी शेयर कैपिटल लिया है, उसमें जितना अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट तक ही उसकी लाइबिलिटी बनती है, उससे ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो उसमें क्या होता है कि द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट शेयर के केस में हमें बताना पड़ता है कि मेंबर की लाइबिलिटी जो होती है वो अनपेड अमाउंट तक ही होगी। अगर गारंटी, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, अगर कोई कंपनी जो है वो लिमिटेड किसके थ्रू है, गारंटी के थ्रू है, तो ऐसे केस में हर एक मेंबर उस गारंटी अमाउंट तक के लिए ही केवल जिम्मेदार माना जाता है। उसकी लाइबिलिटी, हर एक मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होती है, जितना वो गारंटी देता है कि हम कंपनी को उसके वाइंडिंग अप के समय या कंपनी की कोई ख़राब सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में हम इस अमाउंट तक ही पैसा देंगे, तो उस अमाउंट तक ही उसकी गारंटी बन जाती है। अब हम अल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लास में कैसे चेंजेस कर सकते हैं? तो अगर कंपनी अपने लाइबिलिटी क्लास में चेंज करना चाहता है तो इसके लिए लाइबिलिटी क्लास के लिए एक अनॉनिमस रेजुलेशन पास करना पड़ता है। अपने मेंबर्स की पूरी मीटिंग बुला के उसमें एक अनॉनिमस रेजुलेशन पास करना पड़ता है, सबकी सहमति से, आम सहमति से पूरा हमें एक कंसेंट पास करना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मीटिंग में हम प्रस्ताव रखेंगे। अगर सब लोगों ने अपनी सहमति दे दी तभी हम इसमें चेंज कर सकते हैं लाइबिलिटी क्लास में, अदरवाइज लाइबिलिटी क्लास में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम गारंटी वाले का अमाउंट बढ़ा रहे हैं कि नहीं भाई आपको ज़्यादा अमाउंट की गारंटी देनी पड़ेगी, तो इसमें सभी शेयर होल्डर पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो सभी शेयर होल्डर पर फ़र्क पड़ेगा, इस कारण से सभी लोगों की सहमति ज़रूरी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे अनॉनिमस रेजोल्यूशन पास किया जाता है। कैपिटल क्लास जो होता है, इस क्लास में आपका जनरली शेयर कैपिटल मेंशन होता है कि जिस शेयर कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब इसमें कैपिटल क्लास के अकॉर्डिंग इस क्लास में उस अमाउंट को स्पेसिफाई किया जाता है जिस शेयर कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। द कैपिटल विथ विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कार रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। जिस कैपिटल से किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। कोई भी कंपनी जो होते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू नहीं, मतलब अगर कोई कंपनी इशू करना चाह रही है शेयर, तो ऐसे केस में वो कभी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। अब अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लास की, अगर कंपनी अपने लाइफ टाइम में जो ये शेयर कैपिटल को बढ़ाना या घटाना चाहती है तो उस केस के लिए अल्टर करने के लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कंपनी लॉ बोर्ड की अप्रूवल लेना पड़ेगा।
इसके बाद होता है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लाज। तो दिस क्लाज कंटेन द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर स्टेटिंग दैट वी, इसमें क्या होता है कि डायरेक्टर का डिक्लेरेशन लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन क्लाज में। वो लोग ये कहते हैं एकदम यही सेंटेंस में कि वी, हम सभी, द सेवरल पर्सन हु नेम्स एंड एड्रेस आर सबमिटेड, हम सभी लोग जिनका नाम और एड्रेस सबमिट है, आर डिजायरस ऑफ बीइंग परफॉर्म इनटू कंपनी, एक कंपनी के रूप में परफॉर्म करने के लिए इच्छुक हैं, इन अकॉर्डेंस विथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी बातें कही गई हैं उसके अनुसार हम कंपनी की एक्टिविटी को कंपनी के फॉर्म में काम करने के लिए तैयार हैं। एंड वी अंडरटेक टू टेक द क्वालिफिकेशन शेयर्स, और हम क्वालिफिकेशन शेयर लेने को तैयार हैं। द डिक्लेरेशन मस्ट बी साइंड बाई ऑल द डायरेक्टर्स, मतलब इस डिक्लेरेशन पे सभी डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स होते हैं कंपनी के। अब इसमें चेंजेस नहीं हो सकता है। अल्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन क्लाज मतलब इस क्लाज में कोई भी चेंजेस नहीं होता। ये तो डिक्लेरेशन है, तो घोषणा जब आप करते हो तो उसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाते हो, नहीं कर सकते हो। अब अगला टॉपिक जो आपका आएगा, कैपिटल क्लास भी हो गया आपका। अगला टॉपिक आपका आएगा वो आएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इसमें कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह दिए रहते हैं। तो पहले हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का इंट्रो लेना पड़ेगा कि आखिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। जो भी कंपनी के आंतरिक मामले होते हैं, मतलब कंपनी के भीतर के जितने भी मैटर्स होते हैं उसके मैनेजमेंट करने के लिए जो होता है कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। इसमें रूल रेगुलेशन, पॉलिसी, मेथड्स, प्रोग्राम, ये सभी चीज़ें मेंशन होती हैं। इट डिफाइंस द पावर, ड्यूटीज़ एंड राइट ऑफ द मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसलिए जनरली क्या करता है कि जो भी कंपनी में टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे मैनेजर लोग होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनके क्या पावर्स हैं, इस पर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या राइट्स हैं, इन सभी को डिफाइन करने का काम करता है। जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सभी कंपनियां अपने हिसाब से का रूल बनाना चाहती हैं, तो जनरली सभी कंपनियां जो होती हैं अपना खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी बाय चांस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती है तो कंपनी एक्ट में क्या हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी एक्ट के टेबल एफ एक है, टेबल एफ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कहा गया है 99 सेट ऑफ फॉर्मेट दिए गए हैं, जिसमें हर एक फॉर्मेट में पूरे रूल रेगुलेशन, राइट्स, पावर, ड्यूटीज़ वगैरह पूरा मेंशन होता है। आप उसमें से कोई भी एक को अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं। कंपनी को छूट दिया गया है, अगर खुद के रूल रेगुलेशन वगैरह नहीं बनाना चाहता है तो ऐसे केस में उस कंपनी एक्ट का टेबल एफ में दिए गए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उसे अपनाना पड़ेगा। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हम पढ़े थे MOA, उसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहते थे क्योंकि वो आउटडोर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। ये इनडोर के लोगों, माने कंपनी के भीतर के लोगों को मैनेज करने का काम करता है। ये इनडोर मैनेजमेंट इसीलिए इसको कहते हैं। इसे हम बायलॉ ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, इसे बायलॉज ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स आर नंबर्ड। जो भी कंटेंट्स होते हैं वो पैराग्राफ में डिवाइड होते हैं और पैराग्राफ जो होते हैं डिफरेंट नंबर में डिवाइड होते हैं। इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं उन कंटेंट्स को ज़रा देख लेते हैं। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो पहला है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, माने कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है और ये
डिफरेंट डिफरेंट क्लास में राइट शेयर्स होते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर होते हैं, इशूड के शेयर होते हैं, सब्सक्राइब शेयर होते हैं, पेड अप शेयर होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो उन सभी में जो बटा होता है उन सभी टाइप्स के बारे में बताना होता है, मैंने कंपनी का ओवरऑल शेयर कैपिटल और उसको कितने टाइप में आपने बांटा हुआ है उन सभी का आपको मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दूसरा है कि राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, हर तरीके के शेयर होल्डर के राइट्स को मेंशन करना पड़ेगा। प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो भी शेयर का अलॉटमेंट होता है उसके जो प्रोसीजर हैं उसको मेंशन करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, अब शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के प्रोसीजर को आपको बताना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर के ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होगा ये बताना, लिखना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ेगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को जब्त करने का प्रोसीजर, मान लो कोई शेयर कोई बंदा है अपने शेयर पे 5 रुपये दिया, 5 रुपये पे करने में वो एबल नहीं है तो फिर उसका शेयर क्या होता है, फॉरफीचर कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है कंपनी के थ्रू। तो उसका प्रोसीजर होता है, तो उस प्रोसीजर को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। प्रोसीजर ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, अब इस फॉरफिट किए हुए शेयर को री इशू करना पड़ता है, तो री इशू का क्या होगा मतलब तरीका, उसको मेंशन करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, मीटिंग्स को कंडक्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने और उसको हटाने, उसके पद से हटाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, इसको भी मेंशन करना पड़ेगा। ड्यूटीज पावर एंड रिम्यूनरेशन ऑफ, वन सेकेंड, कि ड्यूटीज़ पावर एंड रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटी ये भी जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होगी, उनके क्या पावर्स होंगे, उनके रिम्यूनरेशन क्या होंगे, तो इन सभी को मेंशन करना पड़ेगा आपको। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड को डिक्लेयर करना और उसके पेमेंट करने का क्या प्रोसीजर अपनाओगे, इसका भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी को वाइंडिंग अप करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, कि कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको रखने का और उसे मतलब कैसे बनाना है, किस तरीके से अकाउंट्स को बनाना है, तो पूरे बुक ऑफ अकाउंट को कीप करने का तरीका और उसे ऑडिट करने का प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा। और 14वें जो पॉइंट है उसमें कंपनी के सील के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, मतलब कंपनी सिग्नेचर का पूरा फॉर्मेट देना पड़ेगा कि कंपनी का सील यही है, सील ऑफ द कंपनी की जानकारी देनी पड़ेगी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस अगर आपको करना है तब क्या करना पड़ेगा, आल्टरेशन मीन्स चेंजेस, तो कंपनी में चेंज इट्स एओए बाई पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कुछ फॉलोइंग कंडीशन को फॉलो करते हुए, कुछ कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो किसी भी अदर्स लॉ के अगेंस्ट, किसी भी प्रोविज़न ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, या प्रोविज़न ऑफ एमओए में दिए गए कोई बात है उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। कोई कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट का कोई प्रोविज़न है उसके अपोज में नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई चेंज नहीं करना चाहिए जो एमओए को क्रॉस कर रहा हो या कंपनी एक्ट को क्रॉस कर रहा हो। दूसरा, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर्स, मतलब ऑलरेडी हम आउटसाइडर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो मतलब इसमें ऐसा कोई चेंज ना करें जिससे कि आउटसाइडर के थ्रू हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अफेक्टेड हो रहा है, मतलब उसके ऐसा कोई भी हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं जिससे आउटसाइडर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जो कभी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको प्रभाव ना पड़े उस पर। इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये जनरली कंपनी के इंटरेस्ट में ही होना चाहिए। इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के फेवर में ही होना चाहिए। ऐसा रूल रेगुलेशन पावर आप चेंजेस कर सकते हो, ऐसा कोई चेंज नहीं कर सकते जो कंपनी के लॉस में ले आए या कंपनी की ग्रोथ को रोके। अगर आप ऐसा कोई चेंजेस लाना चाहते हो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आपका क्या होता है
कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूरा हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है वो होता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ध्यान देना कि कोई भी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, हम वहाँ पे बताए थे कि उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करना उसके लिए मस्ट है, जबकि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना मस्ट नहीं है, वो इशू कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। जनरली प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है विच इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, कोई भी इसमें ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट शामिल किया जाता है जो कि जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है कि भाई आप हमारे कंपनी की सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करिए। मतलब एक तरीके से जैसे लोगों को शादी का कार्ड देते हैं तो शादी के कार्ड देख के वो हमारे शादी में आते हैं, उसी तरीके से प्रॉस्पेक्टस के थ्रू एक डॉक्यूमेंट होता है, स्कूल वाले होते हैं अलग अलग एक फॉर्मेट का फ़ाइल दे देते हैं मार्केट में, और उस फॉर्मेट को देख के जिनको एडमिशन लेना होता है वो कंपनी के मतलब स्कूल के पास आते हैं और एडमिशन लेते हैं। वो रंग बिरंगा फॉर्मेट होता है। एक तरीके से एक कंपनी का भी एक इनविटेशन कार्ड होता है जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक को अट्रैक्ट करने का काम करता है और उनको कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। इसी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रॉस्पेक्टस। अगर कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है तो वो जनरली उसके लिए प्रॉस्पेक्टस बनाना मस्ट नहीं होता है, वो प्रॉस्पेक्टस के प्लेस पे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बनाती है। क्या बनाती है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, जो कि प्रॉस्पेक्टस के प्लेस पे बनाया जाता है, उसे कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट किया जाता है। अब द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस आर एज फॉलोज। पहला, देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। मतलब इसमें क्या होता है कि एक बड़े लेवल पे पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। जो भी इन्विटेशन होगा वो कंपनी के ही बिहाफ पे होगा। तीसरा, द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब टू परचेस इट्स शेयर और डिवेंचर। और इस इन्विटेशन के थ्रू कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे या जो भी मतलब डिवेंचर होल्डर होंगे उन्हें कंपनी के सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के लिए या कंपनी के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। मतलब वही कह रहा है कि दिस इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब टू और परचेस इट शेयर और डिबेंचर। तो इस तरीके से आपका टॉपिक ख़त्म होता है।